मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जो सीधे कमरे में ऊपर से गिरता है। वह शख्स उस कमरे में गिरते ही किसी चीज़ को ढूंढने लगता है। तभी यह कमरा अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। अब यह शख्स काफ़ी कोशिश करता है कि उसे चाबी मिल जाए। अंत में उस कमरों की दीवारों में फंसकर वह मारा जाता है। इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं जूही नाम की एक लड़की को जो अपने कॉलेज में फिजिक्स में टॉपर है। सभी कॉलेज उसका सम्मान करता है। आगे हम देखते हैं जेनसन को जो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। अब हम देखते हैं तीसरे आदमी को जिसका नाम बेन होता है और यह वही शख्स है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जिसके बाद इन तीनों को एक क्यूब मिलता है। उस पर लिखे सवालों को सॉल्व करने पर ही वो खुलता है। इसलिए वो तीनों उस क्यूब को खोलने में लग जाते हैं, जिसमें वे कामयाब भी होते हैं। और उसमें एक लेटर मिलता है जिसके हिसाब से अगर वो इस गेम में जीत लेते हैं तो उन्हें $10,000 इनाम में मिलेंगे। अब पढ़ने के बाद उनके मन में पैसों को लेकर लालच आ जाता है और तीनों उस गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम अगले दिन बेन को देखते हैं जो उस जगह पहुंच गया होता है और वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम अमांडा होता है। दरअसल अमांडा को भी उन सब की तरह क्यूब मिला था। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक रिसेप्शन मिलती है जो दोनों को अपना फ़ोन जमा करने के लिए कहती है। और तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम डैनी होता है और वह तीनों अपना फ़ोन जमा करके लिफ्ट में बैठकर ऊपर चले जाते हैं, जहाँ डैनी उन्हें दूसरा फ़ोन दिखाता है जो अपने पास छुपा कर रखा था। जिसके बाद वो तीनों उस कमरे तक पहुँच जाते हैं जहाँ जूही और जेनसन भी मौजूद होते हैं। वहाँ उनके साथ एक ट्रक ड्राइवर माइक भी होता है। इसके बाद सभी आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बेन उस कमरे से बाहर जाने की दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में आ जाता है, जिस कारण वे उस कमरे में फंस जाते हैं। डैनी उन्हें बताता है कि गेम चालू हो चुका है और हमें अब चाबी ढूंढनी होगी। जूही एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढ लेती है जो किताबों के बीच रखा था और उसी स्क्रू ड्राइवर की मदद वे उस कमरे के ताले को खोलने लगती है। तभी अचानक से उस कमरे का माहौल बदल जाता है और धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। कमरे से किसी की हंसने की आवाज़ आती है जो उसी रिसेप्शन की होती है और इसी के साथ जूही एक चाबी मिल जाती है और वह आवाज़ वाली जगह पर जाकर वहां बने ताले को खोल देती है। तभी उसे पता चलता है कि रिसेप्शन नहीं बल्कि उसका रोबोटिक पुतला है। वहाँ जूही को एक टेबल पर 6 बटन दिखाई देते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर एक रहस्यमय दरवाज़ा खुलता है, जहाँ आगे जाने के लिए एक दरवाज़ा मिलता है जिसे पेचकस की सहायता से खोला जा सकता था। इसलिए वह माइक को बुलाता है और वो दोनों दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ उन्हें समझ आता है यदि ऐसे ही करके यह सब चले गए तो आखिरी बचे शख्स के लिए दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। तब जूही 6 गिलास लेती है जिसमें पानी भरकर उस बटन पर रख देती है जिसकी वजह से दरवाज़ा खुला रहे। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि आखिरी गिलास के लिए पानी खत्म हो जाता है। तभी बेन अपने पास शराब की बोतल निकालता है और उस शराब को गिलास में डालता है और फिर भी वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलते हैं पूरा कमरा जल जाता है। जिसके बाद ये लोग एक नए कमरे में पहुँचते हैं जहाँ अमांडा को इस गेम में छोड़ने की बात कहकर डैनी के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने लगती है, पर उसके फ़ोन का नेटवर्क नहीं है जिसकी वजह से कॉल नहीं कर पाती है। तब डैनी सबको कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब गेम उसने पहले भी खेले हैं। फिर तभी बेन की नज़र दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जाती है जिस पे लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। अब ये पढ़कर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद माइक का पास दिखाया जाता है जब माइक ने एक शराब के नशे में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें उसके 4 दोस्तों की मौत हो गई थी। फिर हम प्रेजेंट समय में आते हैं जहां माइक की नज़र एक दीवार पर 7 12 सिंह की सींगों पर पड़ती है जिनके ऊपर 7 लेटर लिखे होते हैं जिसकी मदद से इस दरवाजों को बड़ी आसानी से खोल देते हैं। अब जैसे ही वे नए कमरे में पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि वे बाहर आ चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है। और जैसे ही डैनी यहाँ की दीवारों को छूता है तो कमरे की ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और वहाँ उन्हें एक जैकेट मिलती है। इससे वे तय करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में इस जैकेट को एक दूसरे को देते रहेंगे जिससे उनकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद माइक को मछली पकड़ने वाली एक रॉड मिलती है और अमांडा को एक चुम्बक, जबकि जेनसन को इन सब से एक गड्ढा दिखता है जिस पर जेनसन उस रॉड में चुम्बक लगाकर गड्ढे में डालता है कि शायद चाबी मिल जाए। तभी डैनी का पैर फिसलने की वजह से बर्फ को तोड़ते हुए वो नीचे चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं उनमें से काफ़ी डर बन जाता है, इसलिए अब वे जल्दी से जल्दी इस कमरे से निकलने की सोचने लगते हैं।
वह सभी लोग उस बर्फ के टुकड़े पर अपना हाथ रखते हैं जिसकी गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगता है और थोड़ी देर और बहुत कोशिश करने के बाद वो चाबी बाहर आ जाती है, जिसके बाद वे लोग अगले कमरे में पहुंचते हैं। यह किसी पूल बार की तरह है, लेकिन यहाँ की सारी चीजें उल्टी होती हैं। अब सभी अगली चाबी ढूंढने में लग जाते हैं, पर वहाँ के दरवाजे का हैंडल गायब होता है। तभी माइक की नज़र ऊपर लगे पूल टेबल पर पड़ती है जिसमें 8 नंबर की बॉल गायब होती है। इस पर माइक सभी को 8 नंबर की बॉल ढूंढने के लिए कहता है और तभी वहाँ एक गाना चलने लगता है जिसके बंद होते ही जमीन का एक टुकड़ा टूट जाता है, जिससे वे काफ़ी घबरा जाते हैं। पर इससे ये समझ जाते हैं कि उनकी अगली परीक्षा के अनुसार जब जब गाना प्ले होकर बंद होगा उनके नीचे से एक सतह गायब होती रहेगी। अब अमांडा छत पर चढ़ जाती है जहां उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें 4 नंबर डालने होते हैं। वहीं जोई की दीवार पर कुछ तस्वीर दिखाई देती हैं जिसे सही तरीके से लगाने पर उनमें भी 4 नंबर्स मिल जाते हैं। जोई अमांडा को बताती है, लेकिन इससे भी वह लॉकर नहीं खुलता। इसके बाद जोई उस नंबर को उल्टा डालने के लिए कहती है क्योंकि पूरा कमरा भी उल्टा है, और ऐसा करते ही वह लॉकर खुल जाता है जिस लॉकर से 8 नंबर की बॉल मिलती है जो उस दरवाजे का हैंडल होता है। पर अब तक पूरी जमीन टूट चुकी थी, केवल एक हिस्सा बचता है जिस पर अमांडा किसी तरह लटके हुए दूसरी तरफ पहुंचती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हाथ फिसल जाता है और वह जमीन के टुकड़े पर गिरती है जहां वह जॉनसन को बॉल देकर जैसे ही टुकड़े पर से निकलने वाली होती है कि वह टुकड़ा बीच से टूट जाता है, जिससे अमांडा उस गड्ढे में गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब इसके बाद बाकी लोग उस दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जो किसी हॉस्पिटल की तरह होता है। वहां उन्हें सबके नाम की फाइल मिलती है जिन्हें वे लोग पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़कर उन्हें एक चीज के बारे में पता चलता है, जैसे कि जैनसन अपने दोस्त के साथ समुद्र में घूमने के लिए गया था तो उसकी नाव पलट गई थी जिससे उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी, जबकि जैनसन को कुछ दिन बाद बचा लिया गया था। जिसके बाद जोई के बारे में भी जानने को मिलता है जो कि एक विमान हादसे में बचने वाली अकेली होती है। वही माइक कोयले की खान में काम करता था जहां कीचड़ गिरने से माइक को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद वे इस कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने लगते हैं जहां फिर उन्हें ECG मशीन दिखती है, जिसे देखकर माइक एक मशीन के बारे में बताता है जो दिल की धड़कन को कम या ज्यादा कर सकती है। अब इस तरह उन्हें समझ आता है कि इस टेस्ट में अलग दरवाजा खोलने के लिए किसी को अपनी धड़कन उस मशीन की मदद से नॉर्मल से कम करनी होगी, जो होने पर ही दरवाजा खुल जाएगा। इससे पहले जैनसन उस मशीन को बैन पर इस्तेमाल करता, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं होता। फिर वह माइक के ऊपर उस मशीन को इस्तेमाल करता है जहां इस पर पावर को ज्यादा कर देता है, जिससे माइक की वही मौत हो जाती है। यह देखकर जोई गुस्से में वहां लगे वेब कैमरे को तोड़ने लगती है, जबकि इस तरफ जैनसन मशीन की पावर को कम करके खुद पर इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से अगला दरवाजा खुल जाता है। और तभी पूरे कमरे में जहरीली गैस फैलने लगती है, जिससे बचने के लिए जैनसन और बेन बाहर निकल आते हैं, पर जोई अंदर ही बेहोश हो जाती है। वहीं इस तरफ नया कमरा थोड़ा अजीब होता है जहां हर एक नई चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है और उन्हें जमीन पर एक दरवाजा भी मिलता है। वे जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं उन्हें नशा सा होने लगता है। तब बेन जैनसन से कहता है कि तूने जानबूझकर माइक को मारा है। अब बेन इस कमरे से निकल जाता है जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जबकि इस तरफ जोई उस गैस से हमले से बच जाती है। जब 2 लोग उस कमरे को साफ करने के लिए आते हैं तो जोई उन्हें मारकर उनकी बंदूक ले लेती है और बेन भी एक रॉड की मदद से खुद को दीवारों के बीच फिसलने से बचा लेता है और एक छोटे से दरवाजे की मदद से बाहर निकल जाता है। और बेन सारे कमरों को पार करते हुए बाहर निकल आता है जहाँ उसे इस गेम के कंट्रोल वाला एक मास्टरमाइंड दिखता है। तब वह उससे गेम के पीछे का मकसद पूछता है, जिस पर मास्टरमाइंड बताता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों को यह खेल देखने में काफी मजा आता है। लोग इसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पर वो खुद को शांत करते हुए मास्टरमाइंड से पैसे के बारे में पूछता है। इस पर मास्टरमाइंड बेन के ऊपर हमला कर देता है। तभी पीछे से जोई वहां आ जाती है जो मास्टरमाइंड पर गोली चला देती, लेकिन वह बच जाता है और वह जोई को मारने लगता है। लेकिन बेन मास्टरमाइंड के सिर पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद दोनों वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस गेम के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद वह जगह पूरी तरह से खाली मिलती है। बाहर उन्हें दीवार पर वांट टू अर्न लिखा हुआ मिलता है, जो कि इस गेम का असली मास्टरमाइंड होता है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है जहां जोई और बेन फिर से एक बार मिलते हैं। जोई बेन को बताती है कि वह अब भी उन लोगों को फॉलो कर रही है, जिससे उसे मैनहट्टन की एक बिल्डिंग के बारे में पता चलता है।
जिसके अंदर अगला गेम होने वाला है। अब जोई बेन को किसी तरह अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। जिसके बाद हम एक प्लेन देखते हैं जिसमें जोई और बेन बैठे हुए होते हैं, लेकिन बीच में इस प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है जिसमें जोई और बेन मारे जाते हैं।